बस अब और नहीं। भाग 2। अनिरुद्ध के व्यवहार में बदलाव की क्या थी वजह? पर आदमी का सोचा हुआ सब कुछ होता कहाँ है। 12वीं कक्षा का परीक्षाफल भी नहीं निकला था कि अनिता के पिता का स्थानांतरण वाराणसी हो गया और अनिता और अनिरुद्ध द्वारा बनाया गया सपनों का महल ढहकर चूर हो गया। तब न तो टेलीफोन की इतनी सुविधा थी और न ही आने जाने के इतने साधन। इसलिए समय बीतने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे को भुला भी देना पड़ा। कहते हैं कि स्त्री अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाती। आज इतने दिन बाद अनिरुद्ध को अपने सामने पाकर अनिता के प्यार की आग फिर से भड़क गई। अविनाश जितनी बार अनिरुद्ध को सर कहता, अनिता शर्म से मानो गड़ जाती। आज वह अनिरुद्ध के सामने खुद को छोटा महसूस कर रही थी। उसके मन के किसी कोने में ये भी ख्याल आया कि अगर उसका पहला प्यार सफल हो गया होता तो आज वही कंपनी के मैनेजर की पत्नी होती। सभी उसका सम्मान करते और उसे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। यही सब सोचते सोचते अनिता की आंख लग गई। अविनाश का सारा काम विज्ञापन विभाग तक ही सीमित था। विज्ञापन विभाग का प्रमुख उसके सारे काम देखता था। अविनाश को यह उम्मीद थी कि अनिरुद्ध अगले ही दिन उसे बुलाएगा और मौका देखकर वह उसके प्रमोशन की बात कहेगा। अनिता से अपने पुराने परिचय का इतना ख्याल तो वह करेगा ही। पर धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और अनिरुद्ध का बुलावा नहीं आया तो अविनाश निराश हो गया। लेकिन एक दिन जब अविनाश को अनिरुद्ध का बुलावा मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तत्काल इजाजत लेकर अनिरुद्ध के कमरे में पहुंच गया। अनिरुद्ध ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और बोला, उस दिन काफी भीड़ थी इसलिए कायदे से बात न हो पाई। ऐसा करो, कल छुट्टी है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आओ, आराम से बातें करेंगे। एक बात और, दफ्तर में किसी को भी पता न चले कि हम लोग परिचित हैं। ये जानकर लोग तुमसे अपने कामों की सिफारिश के लिए कहेंगे और मुझे दफ्तर चलाने में दिक्कत आएगी। समझ रहे हो ना? जी सर। अविनाश अभी इतना ही कह पाया था कि चपरासी कुछ फाइलें लेकर अनिरुद्ध के कमरे में आ गया। अविनाश वापस अपनी सीट पर लौट आया, पर आज वह बहुत खुश था। घर लौटकर अविनाश अनिता से बोला, आज मैनेजर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। कह रहे थे कि भीड़ के कारण कायदे से बातें नहीं हो पाई। कल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आओ, इत्मीनान से बातें करेंगे। अनिरुद्ध से मुलाकात होने के बारे में सोच अनिता खुश तो बहुत हुई, पर अपनी खुशी छिपाकर उसने पूछा, अरे, अपनी प्रमोशन की बात की कि नहीं? कहाँ की? एक तो फुर्सत नहीं मिली, फिर कोई आ गया। खुद की प्रमोशन की बात मैं कैसे कह दूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा है, कल चलेंगे न तो मौका देखकर तुम ही कहना। तुम्हारी बात शायद मना न कर पाए। मैं मौका देखकर थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर चला जाऊंगा। मुझसे नहीं हो पाएगा, अनिता ने बहाना बनाया। अरे, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सोचो, प्रमोशन मिलते ही वेतन बढ़ जाएगा और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। हमारी जिंदगी आरामदेह हो जाएगी। अभी तुम जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाती हो, वे सब एक झटके में आ जाएंगी। मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम एक बार कहकर तो देखो, मेरी खातिर। ठीक है, मौका देखकर जरूर कहूंगी। अनिता समझ गई कि अविनाश प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कायदे से मुझसे बात नहीं करता, लेकिन प्रमोशन के लिए मुझसे इतनी गुजारिश कर रहा है। अगले दिन अविनाश, अनिता अपने 16 वर्षीय बेटे प्रमोद के साथ अनिरुद्ध के घर पहुंचे। अनिरुद्ध का कोठीनुमा घर देखकर अनिता की आंखें चुंधिया गईं। हर कमरे की साज सज्जा देखकर वह आह भर कर रह जाती कि काश मेरा घर भी ऐसा होता। अंजलि ने घर पर सहेलियों की किट्टी पार्टी आयोजित कर रखी थी, इसलिए अनिरुद्ध अपने कमरे में अलग थलग बैठा हुआ था। अंजलि ने अविनाश और अनिता का स्वागत तो किया, पर यह कहकर किट्टी पार्टी चल रही है। उन्हें अनिरुद्ध के कमरे में ले जाकर बैठा दिया। हाँ, जाते जाते उसने यह जरूर कहा कि जाएगा नहीं, पार्टी खत्म होते ही मैं आऊंगी। अविनाश के साथ ही प्रमोद ने भी अनिरुद्ध को नमस्कार किया और अविनाश ने बताया कि यह मेरा बेटा प्रमोद है। बस यही एक लड़का है। अनिरुद्ध ने वहीं बैठे बैठे आवाज लगाई, पिंकी, पिंकी। थोड़ी ही देर में प्रमोद की समवयस्क एक किशोरी प्रकट हुई और अनिरुद्ध ने उसका परिचय कराते हुए बताया कि यह उनकी बेटी है। फिर कहा, पिंकी बेटे, प्रमोद को ले जाकर अपना कमरा दिखाओ, खिलो और कुछ खिलाओ पिलाओ। अनिरुद्ध का इतना कहना था कि पिंकी प्रमोद का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। उसका कमरा सबसे पीछे था, एकदम अलग थलग। इधर अनिरुद्ध के कमरे में थोड़ी ही देर में नौकर चाय नाश्ता ले आया। इधर उधर की औपचारिक बातों के बीच चाय नाश्ता शुरू हुआ। अनिता अधिकतर चुप ही रही। वह अविनाश को यह भनक नहीं लगने देना चाहती थी कि उसकी कभी अनिरुद्ध के साथ घनिष्ठता थी।
वह चुपचाप अनिरुद्ध को देख रही थी कि कितना बदल गया है वह। इसी बीच अविनाश के मोबाइल की घंटी बजी। वह तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसने अनिरुद्ध से कहा, सर, बुरा मत मानिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, एक जरूरी काम है। अनिरुद्ध के ठीक है कहते ही अविनाश तेजी से बाहर निकल गया। एक पल के लिए अनिता का मन ये सोचकर कसला हो गया कि आदमी अपने स्वार्थ के आगे इतना अंधा हो जाता है कि अपनी बीवी को दूसरे के पास अकेले में छोड़ जाता है। पर अगले ही पल वह अपने पुराने प्यार में खो गई। अब कमरे में केवल अनिरुद्ध और अनिता रह गए। थोड़ी देर के लिए तो वहां एकदम शांति व्याप्त हो गई। दोनों में से किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहे। वक्त जैसे थम गया था। बात अनिरुद्ध ने ही शुरू की, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने भी। अनिरुद्ध खड़ा हो गया था। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारी याद में कितनी रातें रो रो कर बिताई। पर क्या करता, मजबूर था। पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने के बाद मैं तुम्हारी खोज में एक बार वाराणसी भी गया था। वहां पता लगा तुम्हारी शादी हो गई है। इसके बाद ही मैंने अपनी शादी के लिए हाँ की। अनिरुद्ध भावुक हो गया था। अनिता की आंखों से आंसू झरने लगे थे। उसने बिना एक शब्द कहे अपने आंसुओं के सहारे कह दिया था कि वह भी उसके लिए कम नहीं रोई है। अनिरुद्ध ने देखा कि अनिता रो रही है, तो उसने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछकर उसे सांत्वना दी। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे आज भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। कहते हुए अनिरुद्ध ने अनिता को गले लगाकर उसके अधरों का एक चुंबन ले लिया।